नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। मैंने अपनी जो सीरीज़ चालू की है करंट अफ़ेयर की, जिसको मैंने नाम दिया है रियल न्यूज़। आज इसका डे 5 है। इसमें जो करंट अफ़ेयर कवर करूँगा वो बैंक एंड एसएससी और रेलवे एग्जामिनेशन है, उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। मेनली जो मेरा फोकस रहता है वो रहता है बैंकिंग एग्जामिनेशन पे, ठीक है। तो चलते हैं अभी कौन कौन सी न्यूज़ बनी है। सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है UIDAI। अब ये UIDAI है क्या चीज़? देखिए, UIDAI का जो फुल फॉर्म रहता है ना, वो रहता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये UIDAI है, ये इंडिया में करती क्या है? आप सभी लोगों के पास है ना आधार कार्ड होंगे, तो इंडिया में जो आधार कार्ड इशू किए जाते हैं वो किए जाते हैं UIDAI के द्वारा। अब ये आधार कार्ड जब UIDAI इशू करती है तो आधार नंबर कितने डिजिट का होता है? तो आधार नंबर आपको याद रखना है, आधार नंबर होता है 12 डिजिट का। अब यहाँ पे UIDAI ने क्या किया? UIDAI ने गूगल के साथ एक टाई अप किया है। अब गूगल के साथ टाई अप क्यों किया गया है? जहां पर भी UIDAI के ऑथराइज सेंटर हैं, उसको गूगल अपने गूगल मैप पे क्या करेगा? उसको एक शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अभी आप किसी नए शहर में गए या आपने जहाँ पे आप बचपन से रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, आपको पता नहीं है कि UIDAI का सेंटर कहाँ पे। अगर आपको आधार कार्ड अपना अपडेट कराना है तो आप गूगल मैप पे क्या करेंगे? उसको सर्च करेंगे। तो अभी तक दिक्कत क्या आ रही थी कि बहुत से सेंटर जो थे अनऑथराइज थे, मतलब ऑथराइज भी नहीं थे, उनको भी गूगल मैप शो कर रहा था। अब इस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा? इस एग्रीमेंट के बाद जो भी UIDAI के सिर्फ ऑथराइज सेंटर होंगे, उन्हीं को गूगल मैप क्या करेगा? शो करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि UIDAI के पास अभी पूरे इंडिया में 60,000 से ज़्यादा ऑथराइज़्ड डीलर हैं और जन सुविधा केंद्र हैं, जिनको अलग से हाइलाइट किया जाएगा गूगल मैप पे। क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट क्या रहता है? स्टैटिक जो क्वेश्चन है कि UIDAI है ना, देखिए UIDAI का जो सीईओ है, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है भावेश कुमार। ये अपने भावेश कुमार जी ही हैं, ठीक है। सीनियर IAS ऑफिसर है। तो सबसे पहली न्यूज़ है UIDAI की तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इंडियन रेलवे की तरफ से। देखिए, इंडियन रेलवे और जो इंडियन आर्मी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, तो वो ये एग्रीमेंट किस चीज़ को लेके साइन हुआ है? इंडियन आर्मी में से बहुत से लोग क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। अब रिटायर कैसे रहते हैं? देखिए, आर्मी में अभी भी 2 तरीके से लोग रिटायर हो रहे हैं। एक तो अपने जो रेगुलर आर्मी में सर्विस करते थे, ठीक है? और दूसरे टाइप के हैं, ये कौन है? ये है अग्निवीर। आप सभी लोगों को पता होगा कि अग्निपथ जो स्कीम है 2021 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसमें ये था कि 4 साल आर्मी में नौकरी करनी है, उसके बाद रिटायर हो जाएँगे। तो ये अभी अग्निवीर का है ना पहला बैच रिटायर होगा कौन से ईयर में? 2026 में। इससे पहले जितने भी लोग थे वो थे रेगुलर आर्मी वाले। अब रेगुलर आर्मी में ये रहता है जनरली कि अगर कोई भी पर्सन आर्मी का 15 साल अगर अपनी नौकरी कर लेता है, तो वो रिटायरमेंट के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। तो आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं? हर साल रिटायर होते हैं। अब वो रिटायर होते हैं तो यहाँ पे आर्मी क्या बोल रही है? आर्मी भारतीय रेलवे से बोल रही है कि हमारे जो लोग रिटायर हो रहे हैं ना, उनको अपने पास नौकरी पर रख लो। तो इसके लिए इंडियन आर्मी और रेलवे के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अब उस एग्रीमेंट में प्रोविज़न क्या है? अभी तक क्या है? रेलवे की हर साल वैकेंसी आती है। अब हर साल वैकेंसी आती है तो रेलवे के अंदर एक कोटा होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? जिसको नाम देते हैं हम एक्स सर्विसमैन का कोटा। एक्स सर्विसमैन कोटा में क्या रहता है? जो लेवल 1 की जो पोस्ट होती है ना, उसमें 20% एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया जाता है। और लेवल 2 की जो पोस्ट होती है उसमें 10% एक्स सर्विसमैन को। और एक्स सर्विसमैन जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? केवल जो रेगुलर आर्मी वाले लोग होते हैं। अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाता। यहाँ पे आर्मी और रेलवे ने एग्रीमेंट करके क्या किया है कि अग्निवीर के लिए एक अलग से सिस्टम कोटा बनाया है। और वो कोटा क्या बनाया है कि जो अग्निवीर होंगे रिटायर होंगे, तो उनको लेवल 1 पोस्ट पे 10% अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली। अब 100 वैकेंसी निकली तो उसके उसमें आर्मी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है वो कितना है? 20%। अब 100 का 20% कितना होता है? 20। 20 में से भी जो 10% जो रिजर्वेशन होगा वो किसके लिए होगा? अग्निवीर के लिए होगा। क्लियर है? लेवल 2 के लिए ये जो रिजर्वेशन होगा वो अपना कितना परसेंट होगा? वो 5% होगा। ठीक है? जिससे क्या होगा? जिससे अग्निवीर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे में डिप्लॉय हो पाएँगे। क्लियर हुआ? इसलिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है।
थर्ड नंबर पे अपनी न्यूज आई है कि इंडिया का सबसे पहला जो स्टेट बना है त्रिपुरा। कौन सा बना है? त्रिपुरा, जिसने सिम सिम का मतलब है स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है। अभी स्टेट इनोवेशन मिशन है क्या, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2016 की ये बात है, और उस समय इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो आज भी चलती है खैर, इसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, क्या नाम है? नीति आयोग। नीति आयोग ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था अटल इनोवेशन मिशन। इसको शॉर्ट में हम बोलते थे एम, अटल इनोवेशन मिशन। जिसको शॉर्ट में क्या बोलते थे? जिसको शॉर्ट में बोलते थे एम। अच्छा, अब अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट क्या था? अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट ये था कि पूरे भारत भर में हम क्या करेंगे? इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। इसके 10 साल बाद 2026 में राज्यों के जिले स्तर पे इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए स्कीम जो चालू की गई है, ये चालू की गई है सिम, स्टेट इनोवेशन मिशन। तो सिम को लागू करने वाला या सिम को लॉन्च करने वाला जो इंडिया का पहला स्टेट बना है, वो कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है। और ये सिम जो स्कीम है, ये चालू कब हुई है? तो ये 26 फरवरी 2026 को जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ से चालू की गई है। अच्छा, अब ये जो चालू की गई है, मतलब स्टार्ट किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो पीएमओ में अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब राज्य दर्जे के मंत्री है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके द्वारा इसको चालू किया गया है। क्लियर हुआ? सेकंड थर्ड न्यूज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज अपनी कौन सी है कि जो केंद्र सरकार है उसने 697 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन जेटी के लिए एलोकेट किए पारादीप पोर्ट पर। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, ये पारादीप पोर्ट है ना, देखिए पारादीप पोर्ट कहाँ पे आता है इंडिया में? ये आता है उड़ीसा में। कहाँ पे? ये उड़ीसा में। अच्छा, अब ये ग्रीन हाइड्रोजन जेटी क्या है? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन तो आप सब लोग समझते हैं, जेटी का मतलब क्या रहता है? देखिए पोर्ट पे क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये पोर्ट है। पोर्ट पे क्या होता है? पोर्ट पे जो मेन काम होता है, जो शिप है, शिप की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। तो पोर्ट पे शिप की जहां पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है ना, उस जगह को नाम क्या देते हैं? उस जगह को नाम देते हैं जेटी। क्लियर? तो अभी यहाँ पे क्या होगा, उड़ीसा में पारादीप जो पोर्ट है ना, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक जेटी बनाई जाएगी, मतलब एक एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहां से ग्रीन हाइड्रोजन को लोडिंग और अनलोडिंग किया जा सके। कहाँ पे? शिप के अंदर। और इसके लिए केंद्र सरकार ने जो टोटल एलोकेट किया है, वो अपना कितना किया है? 697.17। रफली आपको याद रखने के लिए याद रखना है कि 697 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। जिससे फायदा क्या होगा? जिससे फायदा होगा कि 4 मिलियन जो मैट्रिक टन है, 4 मिलियन मैट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उसका इंडिया से क्या हो सके? एक्सपोर्ट हो सके। क्लियर है? अब ये 697 रुपये से क्या बनाया जाएगा? 697 करोड़ रुपए से जेटी बनाया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो 2028 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। और भारत सरकार इतना मेहनत क्यों कर रही है? भारत सरकार इसलिए मेहनत कर रही है कि भारत का टारगेट है कि हम 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उसको क्या करेंगे? उसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये काम किया गया सरकार के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी आज ही सुबह लौट के आए हैं इजराइल से। तो 2 दिन इजराइल के विजिट पे थे। कौन कौन सा? 25 और 26 तारीख को। 25 26 फरवरी को प्रधानमंत्री गए थे कहाँ पे? अपना इजराइल में, अभी 2026 में। इससे पहले मोदी जी है ना, जब से प्रधानमंत्री हैं, इनकी दूसरी इजराइल यात्रा थी। इससे पहले मोदी जी इजराइल गए थे 2017 में। अभी कब गए? अभी गए 2026 में। अब इसमें क्या हुआ? देखिए इसमें है ना, टोटल इजराइल और भारत के बीच में 27 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से मतलब 27 टोटल 27 चीज़ों पे आउटकम्स निकला है, जिसमें से 17 तो एग्रीमेंट हैं और 10 चीज़ों पे क्या किया गया? केवल बात की गई है। अब जिसमें से जो मेन कंसर्निंग पॉइंट है, मतलब मेन जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करते हैं क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला जो एग्रीमेंट हुआ है, वो क्या है? यहाँ पे बोला गया है कि बायलैटरल रिलेशनशिप
को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेड किया जाएगा। मतलब अभी तक जो दोनों के द्विपक्षीय संबंध है ना, इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज करेंगे बायलैटरल रिलेशनशिप को। दूसरे नंबर पे डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में क्या हुआ है कि दोनों मिलके इजराइल और भारत मिलके क्या करेंगे, जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाएंगे। साथ में इजराइल क्या करेगा, भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी करेगा। क्लियर है। थर्ड नंबर पे इजराइल और भारत दोनों मिलके एक एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको साइन करेंगे, क्योंकि अभी भारत और इजराइल के बीच में है ना रफली 10 से लेके 15 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता है। नेक्स्ट, लेबर मोबिलिटी। आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमको रोजगार चाहिए। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आने वाले 5 सालों में मतलब 2030 तक 50,000 जो इंडियन वर्कर हैं इनको कहाँ पे भेजेंगे, इनको इजराइल में भेजेंगे, वहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट के लिए क्या होगा, डिजिटल पेमेंट के लिए जो हमारा यूपीआई सिस्टम चलता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसको चलाती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इजराइल की जो MASAB है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे इजराइल से सीधे इंडिया पैसा भेज सकते हैं और इंडिया से इजराइल पैसा भेज सकते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और इनोवेशन के लिए हुआ है कि एक क्या किया जाएगा, एक एग्रीकल्चर रिसर्च इनोवेशन सेंटर सेटअप किया जाएगा, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये टोटल 6-7 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जो मतलब टोटल किए तो गए 27 पे बात हुई है, पर ये हमारे 7 इंपोर्टेंट हैं, और जिसमें से भी बैंक के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो अपना कौन सा है, डिजिटल पेमेंट को लेके, कि डिजिटल पेमेंट को लेके एनपीसीआई ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो MASAB इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी की ये कौन सी यात्रा थी, दूसरी यात्रा थी, इससे पहले हुई थी 2017 में। नेक्स्ट चलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अभी पेनल्टी इम्पोज किया है किसके ऊपर, एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है बीटा मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, और ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। अब इसके ऊपर जो पेनल्टी इम्पोज किया है ना, वो कितना रुपए का किया, वो किया है 3.10 मतलब 3,10,000 रुपए का किया है केवल। क्यों किया है, तो हुआ ऐसा था कि 31 मार्च 2025 की जब फाइनल रिपोर्ट गई इस बैंक की आरबीआई के पास, तो आरबीआई ने कुछ चीज़ों पे क्या मांगा, एक्सप्लेनेशन मांगा। अब एक्सप्लेनेशन मांगा तो पता चला कि इस बैंक ने कुछ रूल्स हैं उसको वायलेट किया है। अब कौन से रूल्स को वायलेट किया है, क्या क्या किया है, बैंक ने कुछ जो नॉमिनल मेंबर्स हैं उनको लोन सैंक्शन किया जो रेगुलेटरी लिमिट से ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बैंक बोल रही है कि इस मेंबर को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलना चाहिए, पर बैंक उस मेंबर को दे रही है कितने रुपए का लोन, 15 लाख रुपए का। तो ये क्या है, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा दे रही है। सेकंड नंबर पे जो फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस है उसको वायलेट किया है। कुछ लोगों के ऊपर अलग तरीके से पेनल्टी लगाई गई, और जब लोगों ने पूछा कि पेनल्टी क्यों लगाई गई तो इसको बात बताई नहीं गई। तो ये दो मेन रीजन थे, इसकी वजह से 3,10,000 रुपए का फाइन लगाया है। और ये कौन से सेक्शन के अंदर लगाया है, तो ये लगाया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का एक सेक्शन है 47A, और दूसरा है 46(4), इसके अंतर्गत लगाया गया है। ठीक है, तो मेन देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है बीटा मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक है, इसके ऊपर कितने रुपए का फाइन लगाया गया, 3,10,000 रुपए का फाइन लगाया गया। क्यों, लैंडिंग का इशू था। लैंडिंग का इशू क्या था कि या तो लिमिट से ज्यादा लोन दे रहे थे, ठीक है, या सेकंड नंबर पे कौन सा कि लोगों के ऊपर गलत तरीके से पेनल्टी लगाई, और पेनल्टी का जब एक्सप्लेनेशन मांगा तो वो दिया नहीं गया, इस वजह से ये क्या किया गया है, पेनल्टी लगाई गई है 3,10,000 रुपए की। सेकंड जो न्यूज है वो अपनी कौन सा, ये भी एक कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पेनल्टी है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रकाशापुरम। प्रकाशापुरम ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये है तमिलनाडु की। इसके ऊपर जो फाइन लगाया है वो कितने रुपए का लगाया है, ये लगाया है 50,000 रुपए का। अब ये 50,000 रुपए का फाइन क्यों लगाया गया है, सबसे पहला इसने क्या किया, इसने जो लैंडिंग नॉर्म्स हैं, जो लैंडिंग नॉर्म्स हैं उसको वायलेट किया है। ठीक है, केवाईसी के जो रूल्स हैं उसको वायलेट किया है। ठीक है, लैंडिंग जो प्रैक्टिस है उसको वायलेट किया है, स्टैच्यूटरी रेस्ट्रिक्शन है उसको वायलेट किया है।
तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, इस वजह से लगाया गया है। और जो इसके ऊपर भी जो फाइन लगाया गया है 50,000 रुपये का, ये भी 47A और 46(4) के अंतर्गत लगाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं। क्या आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो मिसलिनियस अमिटमेंट डायरेक्शन 2026 है, इसको इशू किया है। अब इसमें इशू क्या किया है और इसमें चेंज क्या होगा? तो अभी तक क्या होता था, अभी तक आरबीआई की जो टाइप 1 एनबीएफसी होती थी, अब टाइप 1 एनबीएफसी का मतलब क्या होता था? टाइप 1 एनबीएफसी का मतलब होता था कि जो एनबीएफसी जो पब्लिक फंड नहीं लेती है और कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं रखती है, मतलब जिसको कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, कोई कस्टमर आता नहीं है, मतलब पब्लिक आती नहीं है, ना पब्लिक का फंड लेती है, तो ऐसी जो एनबीएफसी थी उसको हम क्या बोलते थे? टाइप 1 एनबीएफसी बोलते थे। अब आरबीआई ने बोला है कि ऐसी एनबीएफसी को जो पब्लिक का पैसा यूज नहीं करती है उसको हम टाइप 1 एनबीएफसी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी। अब उसको क्या बोलेंगे? अनरजिस्टर्ड। मतलब अभी तक जो पब्लिक का पैसा नहीं लेती थी एनबीएफसी, उसको भी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होना होता था। अब आरबीआई ने क्या बोला है कि अगर तुम पब्लिक का पैसा नहीं लेते हो तो अब आपको हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होना है, तो उसको नाम क्या देंगे? अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट डायरेक्शन इशू किए, ये एप्लीकेबल कब से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड नंबर पे क्या रहता है? सेकंड नंबर पे रहता है कि अगर मान लीजिए कोई एनबीएफसी है जो अभी तक पब्लिक का पैसा नहीं लेती है पर वो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या करना होगा? तो उसको आने वाले 6 महीने के अंदर, आने वाले 6 महीने के अंदर आरबीआई के पास एक एप्लीकेशन डालनी होगी कि हमें डी रजिस्टर्ड कर दो। डी रजिस्टर्ड से फायदा ये होगा कि आरबीआई के बहुत से जो स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो इनके ऊपर फॉलो नहीं होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। तो ये बदलाव किया गया है एनबीएफसी के जो अंडर जो एनबीएफसी की टाइप 1 होती थी उसमें बदलाव किया गया। नेक्स्ट जो आया है वो आया सेबी की तरफ से। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सेबी ने क्या किया है, देखिए इस साल आप देखेंगे गोल्ड और जो सिल्वर है उसके जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हुआ है। तो सेबी ने क्या बोला है? सेबी ने बोला है कि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो गोल्ड और फिजिकल जो सिल्वर उनके पास रखा हुआ है उसको क्या करेंगे? उसको रीवैल्यूएट करेंगे। रीवैल्यूएट कैसे करेंगे और उसकी अभी तक वैल्यूएशन कैसे होती थी? म्यूचुअल फंड वाले जो होते थे उनके पास जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर होता था तो वो क्या करते थे? वो अभी तक जो उसकी वैल्यूएशन करते थे वो करते थे एलवीएमए के बेसिस पे। एलवीएमए मतलब लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, इसका रेट क्या है उसके बेसिस पे वैल्यूएशन करते थे। साथ में ये 4-5 फैक्टर और जोड़ते थे। ठीक है, अभी तक ये चलता था। पर यहाँ पे सेबी ने क्या बोला? सेबी ने बोला 1 अप्रैल 2026 से अब ये नहीं चलेगा। अच्छा, अब ये नहीं चलेगा तो अब इनको क्या करना होगा, या अपने पास जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है उसकी वैल्यूएशन अब ये कैसे करेंगे? तो सेबी ने अब बोला है कि अब म्यूचुअल फंड स्कीम अब फिजिकल गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूएशन के लिए रिकॉग्नाइज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के पोल्ड स्पॉट प्राइस। अब इंडिया में जो रजिस्टर्ड इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से? बीएसई, एनएसई। ठीक है, जहां पे भी पोल्ड स्पॉट प्राइस चल रहा हो उसके बेसिस पे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बीएसई है, एनएसई है, इसके और एमएस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ पे अगर गोल्ड की कीमत 1,30,000 चल रही है स्पॉट प्राइस, तो ये आपको लेना होगा। ये अभी तक जो एलवीएमए लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन के बेस पे होता था, अब ये नहीं चलेगा। ये डायरेक्शन इशू किए सेबी ने। और ये इफेक्टिव कब से हो जाएंगे? तो ये जो इफेक्टिव होंगे ना, ये होंगे 1 अप्रैल 2026 से। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला भी सेबी का एक डायरेक्शन है और सेबी ने वो डायरेक्शन
किसको दिया है और क्यों दिया है, ये भी म्यूचुअल फंड को लेके है देखिए। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन है, ये जो इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो कब से होगा, 1 अप्रैल 2026 से। अब ये डायरेक्शन क्या है, सेबी के पास क्या होते हैं, बहुत से ब्रोकर हैं, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएटरी है, ये सब रजिस्टर्ड होते हैं। और ये टाइम पे क्या करते हैं, टाइम टाइम पे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। सेबी ने अब क्या बोला है, सेबी ने बोला है कि जितने भी ब्रोकर हैं, जितने भी, चाहे वो म्यूचुअल फंड ब्रोकर है, चाहे इंटरमीडिएटरी है, चाहे जो भी सेबी के पास लिस्टेड है, अगर सोशल मीडिया पे कोई भी चीज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होगी अगर पोस्ट करेंगे तो उनको 2 चीजें जरूर डालनी होंगी। कौन कौन सी, एक तो अपना, एक तो क्या करना होगा, डिस्क्लोजर ऑफ रजिस्टर्ड नेम, कि उनका जो नाम है वो सेबी में किस नाम से है, साथ में रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है वो डालना होगा। ठीक है, अब जैसे क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सबसे पहला सिंगल सेबी रजिस्ट्रेशन वालों के लिए, मान लीजिए सेबी के पास कोई सिंगल रजिस्ट्रेशन वाला पर्सन है तो उसको क्या करना होगा, होम पेज पे हैंडल के नेम के पास जो भी बायो में क्लियरली दिखे रजिस्टर्ड नेम प्लस सेबी रजिस्टर्ड नंबर जो भी है। दूसरे नंबर पे हर वीडियो पोस्ट कमेंट में अपना रजिस्टर्ड जो भी नेम है और वो सब डालना होगा। अगर मल्टीपल सेबी रजिस्ट्रेशन है तो क्या करना होगा, होम पेज पे एक वेब लिंक देना होगा। ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे अगर कोई भी इन्वेस्टर है उसके जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो सके। क्लियर हुआ, ये वाली दूसरी गाइडलाइंस थी सेबी की तरफ से। थर्ड नंबर पे सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए एक क्या किया है, कैटेगराइजेशन किया है। अब ये कैटेगराइजेशन क्या है, ये जो कैटेगराइजेशन है 2017 से अब तक चल रहा था 2016-26 तक, और अब 2026 के बाद ये चलेगा। अभी तक सेबी ने क्या कर रखा था, अभी तक सेबी ने जो 2017 से चल रहा था इसमें जो म्यूचुअल फंड है उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा था। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड का टाइप था वो कौन सा था, वो था इक्विटी स्कीम। दूसरे नंबर पे डेट स्कीम। थर्ड नंबर पे हाइब्रिड स्कीम। फोर्थ नंबर पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड। और फिफ्थ जो इन चारों में नहीं आती थी वो पांचवी कैटेगरी में आती थी। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे टीवी में एडवर्टीजमेंट आता था सॉल्यूशन ओरिएंटेड का, कि रिटायरमेंट प्लान म्यूचुअल फंड या चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे आरबीआई ने अपनी जो नई गाइडलाइंस है उसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो स्कीम है वो सब क्या कर दी जाएंगी, बंद। जैसे रिटायरमेंट प्लान है या अपना चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान है, ये सब बंद, अब इनका नहीं चलेगा। इसकी जगह पे क्या होगा, इस नई एक म्यूचुअल फंड का टाइप इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं लाइफ साइकिल फंड। अब ये लाइफ साइकिल फंड है क्या, यहाँ पे बोला गया ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, मेन एजुकेशन के लिए नहीं है, ये किसके लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इसमें क्या होगा, एज के हिसाब से ऑटोमेटिकली इक्विटी कम और डेट ज़्यादा होता जाएगा। जैसे अब ऐसा क्यों होता जाएगा, देखिए कोई अगर 25 साल का यंग लड़का है तो उसके अंदर क्या रिस्क कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और अगर वो 55 साल का बुढ़ा है तो उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है वो कम है। तो उसी के बेस पे चलेगा ये लाइफ साइकिल फार्मूला, एलसीएफ जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई आदमी 25 साल का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका 80% जो अमाउंट होगी, उसका जो 80% अमाउंट है वो इक्विटी में लगा देंगे। क्यों, वो रिस्क ले सकता है। पर अगर कोई 55 साल का आदमी है ना तो उसका 80% अमाउंट किस में लगाया जाएगा, उसका 25% जो अमाउंट, सॉरी, उसका जो 80% अमाउंट है वो इक्विटी में लगाया जाएगा 55 साल वाले का। तो उसी के बेस पे है कि एज के साथ में क्या होगा, डेट और इक्विटी का रेशियो चेंज होता रहेगा। अगर कम एज का पर्सन है तो इक्विटी का रेशियो ज़्यादा होगा और और डेट का रेशियो कम होगा। अगर ज़्यादा एज का पर्सन है तो डेट का रेशियो ज़्यादा होगा और इक्विटी का रेशियो क्या होगा, कम होगा। तो ये गाइडलाइंस आई है सेबी की तरफ से। ठीक है, साथ में लास्ट ये जो न्यूज़ थी हमारी, ये थी भारत सरकार की तरफ से। और भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से भारत में E20 पेट्रोल बिकेगा जो RON 95 होगा। अब E20 का मतलब क्या है, अभी तक जो पेट्रोल बिक रहा है
ठीक है? उसमें 20% जो एथेनॉल है वो मिला के बेचेगी भारत सरकार, ठीक है? अभी तक जो था वो अपना कितना परसेंट था? ये 10% था। अब इथेनॉल की मात्रा को और बढ़ाया जाएगा। अब 20% जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। क्लियर हुआ? ये तो E20 का मतलब हुआ। साथ में RON95 क्या है? देखिए RON95 है ना, ये पेट्रोल की कैटेगरी है। अभी तक हम देखिए, अब पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, 2 तरीके के पेट्रोल मिलते हैं वहाँ पे। एक मिलता है स्पीड पेट्रोल, ठीक है? और दूसरा मिलता था सिंपल। जो सिंपल वाला पेट्रोल होता था ना, उसको हम नाम क्या देते थे? RON91, ये मिलता था अभी तक। भारत सरकार ने क्या बोला? अब भारत सरकार ने बोला कि RON91 नहीं मिलेगा, ये भारत में बंद कर दिया। 1 अप्रैल 2026 से केवल प्रीमियम कैटेगरी का, जिसको हम स्पीड पेट्रोल बोलते थे, वही मिलेगा। और इसको नाम क्या दिया जाएगा? जिसको नाम दिया जाएगा RON95। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारी आज की करंट अफेयर थी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।